बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगाज़ करते हैं जी आज से अपनी क्लास का। आप मेरे पास कैफ 2 यानी कि टैक्स का पेपर पढ़ने के लिए आए हैं। और कैफ 2 जैसा कि आप सबको मालूम है इनकम टैक्स का यानी लॉ का एक पेपर है। लॉ के पेपर को जब भी हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो अमूमन बच्चों को थोड़ी सी दुश्वारी आ रही होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है, बिकॉज लाइफ में इससे पहले आपने लॉ ऑब्वियसली नहीं पढ़ा हुआ होता। तो लॉ का एक मिजाज हमें डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। चंद छोटी छोटी बातों का हम ख्याल करते हुए चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पेपर को बड़े आसानी के साथ पहली अटैम्प्ट में बिल्कुल इजीली पास करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली और ज़रूरी बात जहाँ से मैं आगाज़ करता हूँ, हमारी क्लास 7:30 पर हो रही है, ठीक है ना। तो बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपने हमेशा क्लास में टाइम पर ही आना है, ठीक है। ये एक नए सेशन का आगाज़ हो रहा है, आपको अपने अंदर कुछ बुनियादी चेंजेस लेकर आनी है। हो क्या रहा है कि बच्चा अपने अंदर कुछ जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रोफेशन है ना, वो उनको अपने अंदर क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो प्रोफेशन में आके थोड़ा सा परेशान हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है उसे कि अच्छा ये क्या हो गया, मैं पैसे पास होऊंगा, एक अटैम्प्ट ज़्यादा लग गई है। हालांकि चंद बुनियादी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। मसलन मैं टैक्स के पेपर में जितने भी पेपर मैं ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में 8 पेपर हैं तो कुछ 4 तो मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ। मैं अपने कम से कम उन चारों पेपर के लिए आपको कह सकता हूँ कि अगर आप 1 घंटे की क्लास है, मैक्सिमम 1.5 घंटा, ये भी एग्ज़ाम के करीब वाले दिनों की बात हो रही है, आप रेगुलरिटी के साथ देते चले जाएं तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप इस पेपर में फ़ेल नहीं हो सकते। बिल्कुल वो जो हम समझते हैं ना कि जी बहुत कोई हार्ड वर्क करना है, पता नहीं जी बहुत मेहनत चाहिए, बहुत वो है, हमें कभी समझ नहीं आई ये वाली बात कि ये वाला मौक़िफ़ या ये वाले बच्चे जो फेसबुक पर इधर उधर सोशल मीडिया पर जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो बच्चे एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। हाँ, एक लंबी लिस्ट उन बच्चों की है जिनकी ज़िंदगी में कोई रूटीन नहीं है। और आपको याद होगा, आप में से अक्सर बच्चे शायद अगर इस प्रोफेशन में आपने राइस से आगाज़ किया तो ओरिएंटेशन मैंने ही करवाई होगी। तो हम डे फर्स्ट पे आपको ये कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। इस प्रोफेशन में सक्सेस का राज कंसिस्टेंसी से जुड़ा है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकती। हर मर्तबा पेपर के करीब पहुंचकर आप लोग ये सोचते हैं कि सेशन है, अगले सेशन से मैंने शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है। तो बस आपको ये बताना था ये वही वाला अगला सेशन है, ठीक है ना, जिसका वादा आप अपने आप से रोज़ आखिरी दिनों में, आखिरी 15-20 दिनों में करते थे कि यार इस दफ़ा जो ज़िल्लत और रुसवाई, क्योंकि जब आपको टेंशन में तो आप खुद भी आते हैं ना, जो कि यार जो कुछ होना था ना बस इस दफ़ा हो गया, अब अगली दफ़ा तो मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं देने वाला। तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ ये वही अगली दफ़ा है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे मिलकर सब लोग कि हम इस वाली बात को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। रोज़ाना का काम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला हम क्लास में पहले 10 मिनट में आपसे सुनने की कोशिश किया करेंगे ताकि हम एक उसके ऊपर आ जाएं, एक रेगुलरिटी के ऊपर आ जाएं। असल में हमें पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्रोफेशन में। अगर बच्चा कभी इस बात पर आ जाए, सबसे पहला काम आप जाकर ये करना चाहिए, मैं उसमें मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन भी डाल देता हूँ ताकि एक इंसेंटिव भी आपको मिल जाए कि अच्छा यार इसका अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले डिसाइड करें, मसलन मैं कह रहा हूँ यार 1 घंटा पढ़ना शुरू करें, 1.5 में तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद ही कन्वर्ट हो जाएंगे ना। टैक्स की क्लास में 1 आवर पर डे टाइम फिक्स कर लेते हैं हम आज पहली क्लास में ही कि वो कौन सा टाइम होगा जिस पे आप सब बच्चे उस वक़्त पढ़ रहे होंगे। बेनिफिट उसका मैं ये दूंगा, उस वक़्त मैं अवेलेबल होऊंगा। आप में से जो बच्चा उस 1 आवर में सवाल पूछ रहा होगा, इंस्टेंटेनियसली आपको जवाब मिलेगा। यानी आप ये समझे अगर उस घंटे में आप पढ़ रहे होंगे तो मैं भी आपके साथ बाउंड होकर बैठा हुआ होऊंगा कि यार मेरे स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये घंटा हमारा टैक्स के पढ़ने का घंटा है।
नहीं तो हम अपने आप को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कोई कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा वैसे ही सोच रहा है जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम किसी मसीहा के इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई फलां आएगा और हमारा मुल्क ठीक कर देगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कोई नहीं आएगा जी। अब मिफ्ता इस्माइल चला जाएगा तो इसहाक डार आ जाएगा तो कुछ हालात ठीक हो जाएंगे। इसहाक डार क्या, ऐसे 100 लोग आते जाएंगे तो हालात नहीं ठीक होना। हालात ने अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही रहना। हालात ठीक होंगे जब हम एज ए कौम ठीक होने का फैसला कर लेंगे। आप जिस दिन फैसला कर लेंगे कि नहीं यार अब बड़ी हो गई है, अब मैं एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना शुरू करने लगा हूं, अल्लाह ने चाहा किसी दिन कोई खुदा ना कोई एक्सेप्शनल बात हो जाए तो ऐसा होगा, लेकिन क्लास 7 कितने मिनट पर है, 30 मिनट पर, तो 7:30 पर शुरू हो रही होगी। हम पूरे सेशन में ऐसे करते हैं, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं हम उसको रोज़ाना स्क्रैच से पढ़ते हैं, रोज़ाना पीछे से रिवाइज करते हैं। हमारे पहले 10 मिनट पिछले चैप्टर की रिवीजन के ऊपर में होते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो 15 मिनट लेट आता है, क्लास में 15 मिनट लेट आता है। वो कहता लो जी मास्टर साहब लगा लो जितना मर्जी जोर, मैंने नहीं पढ़ना। आपकी ये टेक्निक भी मैं इससे फेल कर दूंगा कि आप रोज़ाना रिवाइज कर रहे हो कि यार ऐसे ही इसके दिमाग में चली जाएगी बात, लेकिन वो सारी हमारी वो टेक्निक भी फारिग हो जाती है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो ओरिएंटेशन के डे पे आप डिसाइड करें कि क्या आप इस टेंशन से बाहर आना चाहते हैं, आप एक नॉर्मल इंसान वाली ज़िंदगी के साथ करना चाहते हैं। अभी बच्चा क्या है, बच्चा पढ़ कोई नहीं रहा है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला गया। आप में से कोई बच्चा ना पिछले सेशन में ना पढ़ के उसने सेशन एंजॉय किया होता ना, तो मैं फिर भी कहता चलो यार बच्चा इस एज में था, इसने 4 महीने 6 महीने एंजॉय कर लिए लाइफ। लेकिन इसके सबसे बड़े गवाह आप खुद हैं कि आप ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फोबिया का शिकार हो रहे हैं। कोई काम, कोई इवेंट फैमिली में, दोस्तों में कुछ होने लगता है, कहते नहीं यार मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो बस पढ़ने लगा हूँ। मैं पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद इस सज़ा को भुगत रहे हैं। कंसिस्टेंट, रेगुलर, पंक्चुअल ना होने की जो सज़ा है ना, वो आप खुद भुगत रहे हैं। आज से आपका सेशन शुरू हो रहा है, मैक्सिमम 3 पेपर आपने रखे होंगे, हर पेपर का 1.5 घंटा लगा लें आप। तो आपको घर जाके, हॉस्टल जाके, घर जाके कितनी देर पढ़ना है, 4.5 घंटे। आप सुबह 7:30 बजे वाली पहली क्लास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप 12 बजे फारिग होकर घर जा चुके हैं। चलो 1 बजे चले गए, अब 1 बजे से अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक आपको सिर्फ 4 घंटे रिक्वायर्ड हैं पढ़ने के। तो बाकी सारी ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत बची हुई है। आप अपने सोशल मीडिया को भी टाइम दे सकते हो, अपने दोस्तों को भी टाइम दे सकते हो, आप में से किसी को कोई गेमिंग का शौक़ है, कोई भी जो आपकी एंटरटेनमेंट है आप उसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऐसा हरगिज़ हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। रीज़न, आप कटी हुई पतंग की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका अपना कोई शेड्यूल है? कोई शेड्यूल नहीं है। तो मैं आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह कह रहा है ये मेरी सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। आप इतनी फेसबुक पे बैठ के फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते हैं, मुल्क चेंज करने की बातें करते हैं, वो अमेरिका तक पहुँच जाते हैं। 1 5 साढ़े 5 फुट के अपने जिस्म के ऊपर आप अपना बनाया हुआ शेड्यूल अप्लाई नहीं करते। सोचें इस बात को, अपने अंदर चेंज लाएं ताकि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के तौर पर आपकी ग्रूमिंग हो सके, आप सारा आगे लेकर चल सकें। बताएं कितने बजे पढ़ा करेंगे हम शाम में? 6 से 7 या 7 से 8? हॉस्टल वाले बच्चे देख लें उनका डिनर शिनर का टाइम क्या है। उस टाइम पर मैं अवेलेबल होऊंगा इंस्टेंटेनियसली। उस 1 घंटे में जो व्हाट्सएप पर आप मुझे सवाल पूछ रहे होंगे उसका मैं जवाब दिया करूंगा। 6 से 7
मगरिब और 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी, 6:30 से 7:30 रख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग हम, ठीक है ना जी। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक अगर आप अल्लाह खैर आफियत रखे, आप सब लोग कोशिश करेंगे, रूटीन बनाएंगे, अपना अलार्म लगा लेंगे, आप अलार्म सेट करें कि यार अब ये मेरे टेक्स्ट के पढ़ने का टाइम है। अल्लाह ने सारी बरकतें टाइम के साथ रखी हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं 15 मिनट लेट पढ़ लूँगा, इससे क्या हो जाएगा। तो ज़रा सुबह फजर में उठें, आप सोते हुए नींद से उठे हैं, बिस्तर छोड़ा है, सब कुछ किया है, वज़ू किया है, लेकिन ज़रा सा लेट हो गए हैं तो अल्लाह मियाँ कह रहा है नहीं नहीं अब नमाज कज़ा हो गई है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं है, खैर है 1 मिनट लेट हो गए तो क्या होगा, भी पढ़ लो, ऐसे नहीं कह रहा। अल्लाह ने सारी बरकतें, सारी चीज़ें इसी के साथ अटैच की हुई हैं। इसीलिए आप इस टाइम के साथ खुद को अटैच करना सीखें, इससे आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंज आएगी आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह की तरफ से हमारी सुबह 7:30 बजे क्लास है, तो यार अगर हमने 7:30 बजे कॉलेज पहुंचना है तो ऑब्वियसली हम उठोगे कितने, मैं यही कहने लगा हूँ कि अब हम उठना तो हमें है ही है, हम और 15-20 मिनट पहले जाएंगे तो फिर की नमाज हमें नसीब हो जाएगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिसका मफहूम यही है कि इंसान अगर नमाज से हो रहा है तो फिर वो एक कामयाबी वाला दिन है। जल्दी उठें, नमाज पढ़ लें, कोई थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लें, फिर उसके बाद कॉलेज आइए, ताकि हम एक अच्छे इंसान की तरह से ज़िंदगी का आगाज़ करें, एक अच्छे उसके स्टाइल में लेकर हम चल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अमल करेंगे, बिल्कुल हम एक टाइम फिक्स करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह चल रहे होंगे, उसके हिसाब से चल रहे होंगे। इसी तरह ऑनलाइन वाले बच्चे भी सारे इसी तरह किसी एक शेड्यूल को फॉलो करें। और अगर आप इसी तरह ही 6:30 बजे से 7:30 बजे पढ़ रहे हैं तो जो आपका ग्रुप है उसके अंदर इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि उसी टाइम आपको इंस्टेंटेनियसली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी बाकायदा तौर पर कैफ 2 की तरफ आते हैं और कैफ 2 में देखते हैं कि किस तरह का पेपर है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कैफ 2 का जो हमारा सिलेबस है, इसमें हमें 3-4 एरियाज़ के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब आप आई कैप की किताब देखें या कोई भी टैक्स की किताब देखें तो पहले 3 चैप्टर आपको नज़र आएंगे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है, ये लॉ के निज़ाम के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। और उसके बाद फिर आगाज़ होना शुरू होता है किसका जी, फिर आगाज़ होता है इनकम टैक्स का। ये चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 16 तक का एरिया इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद आगाज़ होता है सेल टैक्स। इसका मतलब है हमारा सिलेबस इन 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। ये हिस्सा, इसमें हम थोड़े से एथिक्स की बातें करते हैं और थोड़ी सी हम कॉन्स्टिट्यूशनल गुफ्तगू करते हैं कि आईने पाकिस्तान में, क्योंकि इनकम टैक्स में हम असल में गुफ्तगू क्या करने जा रहे हैं, हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि हमारी मुल्क का जो पैसा है वो कहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि टैक्स की शक्ल में पैसा जनरेट होगा। तो ये जो पैसा जनरेट होगा यानी इनकम ऑफ द कंट्री जो है वो कहाँ से आया करेगी, वो टैक्सेशन से आया करेगी। ये उसके 2 बड़े सोर्सेज हैं। ये इनकम आने के बाद डिवाइड कैसे होगी, फेडरल गवर्नमेंट को कितनी जाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कितनी जाएगी, ठीक है ना। यानी एक है कि कमाई के ज़राए क्या हैं, वो हमें यहाँ 2 जगह पर पढ़ने हैं। फिर जो चीज़ हम अर्न कर रहे हैं, जो पैसा हम कमा रहे हैं, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यानी घर में पैसे कमाकर आ गए हैं, अब घर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कौन ऑथराइज होगा, किस बुनियाद पर होगी। तो यहाँ पहले चैप्टर्स में हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। तो अब जब तक हमें कमाई के ज़राए नहीं पता होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वो हमें रटे लगाने पड़ रहे होंगे। इसलिए हम आगाज़ यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इनको फिर वापसी पर कोई एक टैक्स पढ़कर, आमतौर पर हम ये वाला एरिया पढ़ के फिर यहाँ आते हैं और फिर वहाँ चले जाते हैं। फिर पेपर पैटर्न के अंदर अगर हम और देखें तो पेपर पैटर्न के अंदर हमें नज़र आएगा कि जो ये एरिया है ये सारा थ्योरेटिकल है और इसमें से कोई तकरीबन 10 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके बाद याद कर लेना है, और इसमें कोई इशू इन्वॉल्व नहीं है। इनकम टैक्स के एरिया में से 2 तरह से सवाल आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं और न्यूमेरिक भी आते हैं।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन 30 मार्क्स से लेकर 35 मार्क्स के इस एरिया में से आ रहे होते हैं, जो कि हमें शायद कुछ ना कुछ याद करना पड़ रहा होता है, समझ के याद करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये सारे का सारा पेपर समझने के साथ इसका ताल्लुक है, अंडरस्टैंडिंग से इसका ताल्लुक है, प्योर रटे से इसका ताल्लुक नहीं है। 30 मार्क्स आप कहिए कि तकरीबन यहाँ से आ रहे हैं, और फिर तकरीबन 30 मार्क्स का प्योर न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहा होता है। ये जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसमें जाहिर है हमें प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, अंडरस्टैंडिंग भी रिक्वायर्ड है। जो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी हैं, ये उसकी प्रैक्टिकल साइड है। इस सारे को इंशाल्लाह ताला हम लेकर कैसे चल रहे होते हैं, आपको क्लास में भी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, ये सारा काम भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक एडिशनल फीचर है जो कि मैं कर रहा होता हूँ, आम तौर पर टीचर्स ऑनलाइन से इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं होते, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपको इंशाल्लाह ताला मैं LMS के ऊपर लेकर चलूँगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर लेकर जाएंगे। आप वैसे तो फिज़िकली भी प्रैक्टिस कर लें, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पड़े हुए होंगे और आप उसको वहीं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप से बैठकर वहीं सॉल्व कर रहे होंगे, और वो आपको मशीन बेस्ड चेकिंग होके उसी वक्त उसका आंसर मिल रहा होगा, और हर स्टेप अलग अलग सॉल्व होके मिल रहा होगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा इस सारे क्वेश्चन में मैंने यहाँ गलती की है, यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है, और आप मल्टीपल टाइम्स खुद, यानी इसका मतलब है आप सेल्फ बेस पर बैठकर, जब खुदा न खास्ता आपका पढ़ने को दिल कर रहा हो, तो जब उसी वक्त आप बैठकर आप LMS सिस्टम के ऊपर जाएंगे और आप जो है न्यूमेरिक प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। और फ़ायदा क्या होगा, आप अभी एक क्वेश्चन सबमिट करेंगे, अगले ही लम्हे वो आपको मार्क होके मिल जाएगा, आपके वीक पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे कि अच्छा यार ये एरिया मेरा भी फर्दर वर्किंग रिक्वायर कर रहा है। तो ऐसे अगर हम लोअर साइड देखें तो 30 ये और 30 ये, तकरीबन 60 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स ये हो गए, 70% ऑफ द सिलेबस यहाँ पड़ा है। सेल टैक्स में आते हैं तो ये तकरीबन 15 मार्क्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो कि हमें याद करने हैं समझकर, और तकरीबन 15 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहा होता है। यानी ओवरऑल अगर हम वेटेज देखें तो 30 to 35% वेटेज हमें वहाँ नज़र आता है। ऐसे हमारा ये सारा सिलेबस और सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा एक पेज आना था, वो तो आया ही नहीं। एक मिनट, यार वो QR कोड तो आए नहीं क्लास में। नहीं, उस मीटिंग में वही डिसाइड हुआ था। आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाएं, मुझे भिजवाएं जल्दी से। अच्छा जी, तो ये ओवरऑल हमारा एजेंडा आ गया, हमें पता चल गया कहाँ कहाँ हमें चलना है, किस तरह से चलना है, और किस तरह से ये सारा एरिया हमारा इंशाल्लाह कवर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं जी, कानून की तरफ आते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो भी यहीं से शुरू हो रहा होगा। वो जो पहले वाले एरिया हमारे चल रहे होंगे वो यहीं से चल रहे होंगे, पहले 3 चैप्टर, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी आईने पाकिस्तान, इसके चंद रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हम पढ़ रहे होंगे वो पहले 1-2 चैप्टर के अंदर। लेकिन हम ज़रा लीगल सिस्टम मुल्क का समझने लगे हैं कि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कानून वो क्या है, आईने पाकिस्तान है। और आईने पाकिस्तान में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन आर सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी मुल्क में जो भी कवानीन बनाए जाएं उन कवानीन का आईने पाकिस्तान के मुताबिक होना ज़रूरी है।
अगर उसमें कहीं ये फीलिंग आ जाए कि ये कानून तो बना है लेकिन आइन में तो ये बात लिखी हुई है, कानून में ये लिखी हुई है, ये टकरा रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, वो कानून जो है उसको अदलिया स्ट्राइक डाउन कर देगी, ख़त्म कर देगी। आइन सुपीरियर है। और आइन के अंदर एक बात लिखी हुई है, बिल्कुल शुरू में पहला आइन आगाज़ यहाँ से होता है, प्रीएम्बल में ये बात लिखी हुई है कि हुकूमत जो है वो खुदा की है और हम उसके दिए हुए इख्तियार को उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक नाफिज करेंगे। यहाँ से आगाज़ होता है हमारे आइन का। इसीलिए बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि एक कानून बनता है और पता चलता है कि यार नहीं नहीं ये आइन के ख़िलाफ़ है, तो फिर वो कानून या तो अमेंड करना पड़ जाता है या अदालत फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, कौन सा कानून, ट्रांसजेंडर वाला कानून, इसी बुनियाद पे उसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये कानून जो है ये आइन से टकरा रहा है। आइन से किस सेंस में टकरा रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है कि शरीयत के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें कई सारी शिकें ऐसी हैं, सारा कानून को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कानून बिल्कुल ठीक है। एक दो बातें बीच में ऐसी हैं कि जो आइन से भी टकरा रही हैं और मज़हब से भी टकरा रही हैं, इसीलिए ये सारी गुफ्तगू हो रही है और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ ये हो रहा होगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई ऐसी चेंज ले आए जो आइन में कुछ लिखा हुआ और यहाँ कुछ और लिखा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही बात सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे सुपीरियर लॉ हमारे मुल्क का क्या है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन आर सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मसलन अब हम अपनी रेलिवेंट बातें करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये वो लॉ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट लॉ इज सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई ऐसी चेंज लाई जाए जो आईन पाकिस्तान से टकरा रही हो तो फिर उसको चेंज किया जाएगा, आइन को चेंज नहीं किया जाएगा। आइन के ताबे सारे कवानीन बनेंगे। सेल टैक्स एक्ट 1990, ये वो दूसरा लॉ है जो हमने पढ़ना है। जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एक ईयर लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है लास्टली इस साल में ये कानून अमेंड हुआ था, मेजरली बना था, जाहिर है इससे पहले भी मौजूद होगा कोई, ठीक है ना, लेकिन आखिरी दफ़ा यहाँ ये चेंज हुआ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990, कंपनीज एक्ट 2017। जो लोग अभी सी लॉ पढ़ रहे होंगे, ये सी लॉ में जाकर हम ये वाला लॉ पढ़ रहे होते। इसका मतलब है ये वो लॉज हैं जो आप पढ़ रहे हैं, या आपने बी लॉ कुछ बच्चों ने पिछली दफ़ा पढ़ लिया होगा और कुछ अब पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आप पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। ये वो कवानीन हैं जो हमारे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम अपनी इसमें पढ़ते हैं। अब ये सारे कवानीन जो हैं, ये सारे के सारे कवानीन आईने पाकिस्तान के ताबे बनेंगे। कभी टकराएंगे तो आइन की बात मानी जाएगी, आइन सुपीरियर है और ये सारे लॉज क्या हैं, सबॉर्डिनेट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरह के तमाम कवानीन। इसका मतलब है स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने आगाज़ यहाँ से करना है, इनकम टैक्स से शुरू करना है। जो इनकम टैक्स का लॉ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे चलेगा, कैसे हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर सेक्शंस मौजूद होंगे। आइन में कानून में जब हम अलग अलग गुफ्तगू करते हैं ना, तो पॉइंट नंबर 1, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, उनको क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा हमने प्रोटोकॉल का डिफरेंस रखने के लिए इन्हीं सेक्शन को आइन में आर्टिकल्स बोलते हैं। आप कहते हैं जी 62 और 63 का इशू क्रिएट है, वहाँ लफ्ज़ हम सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल्स बोलते हैं, हालांकि मतलब वही है। आइन में जो हेडिंग्स हैं 1, 2, 3, 4, उसका नाम क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल 6 का मुकदमा बना दें। कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिलेगा तो आप आईन पाकिस्तान भी कभी ऐसे हॉबी के तौर पर पढ़िएगा, आपको पता हो आपके हुकूक क्या हैं, आपको पता हो आईन पाकिस्तान क्या कह रहा है, मुझे किस तरह चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी तमाम कवानीन में इन हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं, सेक्शंस कहते हैं। इसका मतलब है जब मैं कहता हूँ सेक्शन 10, तो इसका मतलब है ये उस कानून में 10वीं जगह पर ये बात लिखी हुई है, 10वें बुलेट्स पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। सेक्शंस
बनाने के बाद सेक्शन आप ऐसे समझिए ये हमारे मुल्क के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जब हम सेक्शंस बना रहे होते हैं तो सेक्शन के अंदर मोटी मोटी बातें करते हैं। मतलब हमने एक सेक्शन में लिखा होगा जी हर आदमी ने टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, ये बात हम सेक्शंस में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात एक जैसी गुफ्तगू, कोई न्यूमेरिक या कोई और गुफ्तगू जिसकी थोड़ी सी डिटेल हमें लेनी हो तो उन सारी बातों को ले जाकर हम शेड्यूल्स में लिख देते हैं। मसलन शेड्यूल 1 में सारे इनकम टैक्स में जहां भी टैक्स लगना है उसका रेट कहां से मिलेगा, मुझे शेड्यूल 1 में मिलेगा। अब बहुत सारी इनकम हम पढ़ेंगे, ये इनकम आ रही है, ये इनकम आ रही है, ये इनकम आ रही, इनमें से कुछ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एग्जेम्प्ट का मतलब है उस पर टैक्स नहीं पे करना, ठीक है ना, उस इनकम के ऊपर हमने टैक्स पे नहीं करना। लेकिन किस पर करना है, किस पर नहीं करना, ये सारी बातें इकट्ठी करके सेकंड शेड्यूल में लिख देंगे। फिर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं ना, अब तो सब पढ़ कर आए हैं, पीआरसी से आए ना अब आप सब लोग। पीआरसी के अंदर आपने अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा था डिप्रिसिएशन। हमें इनकम टैक्स में भी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट हो रहा होगा ना जिस पे टैक्स पे कर रहा होगा बिजनेस, तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पर आ रही होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस पर आ रही होगी। अब इस तरह की सारी गुफ्तगू हम सेक्शंस में नहीं करते, थर्ड शेड्यूल में ये वाली गुफ्तगू हो रही होगी। इसका मतलब है शेड्यूल्स क्या हैं, किसी चीज़ की न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए बनाए गए एक जैसी चीज़ें एक शेड्यूल में लिख दी जाती हैं। हमारे सिलेबस में फॉर द टाइम बिंग पहले 3 शेड्यूल की थोड़ी थोड़ी सी रेलिवेंट बातें हैं, सारी नहीं है। वैसे शेड्यूल 7-8 हैं, बल्कि अब तो 10-11 हो। क्लियर हो गई बात जी। फिर शेड्यूल के बाद भी हमें बाद दफ़ा किसी चीज़ की ऑपरेशनल डिटेल चाहिए होती है। मसलन अभी हम पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम रेजिडेंट की, कि जी कब कोई आदमी रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यार वो अगर इतने दिन पाकिस्तान में रहे तो वो बंदा रेजिडेंट हो जाता है। अच्छा जी, इतने दिन पाकिस्तान रहे, इसका मतलब बाहर आता जाता रहता है। तो जिस दिन पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, अगर उस दिन उसने 3 घंटे पाकिस्तान में गुजारे हैं तो वो दिन पूरा काउंट होगा या टाइम पोर्शन कर लेंगे। जिस दिन आ रहा होगा और वो बेचारा गरीब रात को 11:40 पे पाकिस्तान पहुंचा है, तो अब ये दिन उसका पूरा काउंट होगा कि नहीं होगा। इस तरह की गुफ्तगू अगर हमें कभी करनी पड़ जाए, ऑपरेशनल बातें, तो उसके लिए हम रूल्स बना लेते हैं। इसका मतलब है इटसेल्फ जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, ये 3 तरह की गुफ्तगू करता है। एक है सेक्शंस, एक है शेड्यूल और एक है रूल्स। हम ये सारी बातें, ये दोनों बातें भी अगर यहीं डालते ना तो लॉ की किताब हमारी किस्से कहानियां बन जाती। हम उसे किस्से कहानियां नहीं बनाना चाहते थे, हम टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट वहां लिखते हैं। जब कानून बनाने लगता है तो लेजिस्लेटर क्या करता है, किस्से कहानियां, डिटेल, न्यूमेरिक कैलकुलेशन, वो दिन में कब आएगा, क्या होगा, यहाँ छुट्टी होगी तो क्या होगा, छुट्टी नहीं होगी तो इस तरह की कहानियां तो यहाँ लिखेंगे जाके। कोई न्यूमेरिकली बात करनी है तो वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लिखा करेंगे, हर आदमी ने टैक्स देना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ रहा होगा वो क्या होगा, हम कुछ सेक्शंस पढ़ रहे होंगे, उसके साथ कुछ शेड्यूल से रिलेटेड बातें पढ़ रहे होंगे और उसके साथ कुछ रूल से रिलेटेड बातें पढ़ रहे होंगे। एक्चुअली हम अपनी बुनियाद, डे फर्स्ट के लेक्चर में हम अपनी बुनियाद सही बातों पर रखना, हम चाहते हैं आप रटे लगा लगा के ना चलें। अमूमन टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स आपको बच्चे को अपलिफ्ट करके, एक मेंटोर का काम है। एक जाहिर है, मैं उस वक्त आप में से अक्सर बच्चे पैदा नहीं हुए थे, मैं जब से सीए को पढ़ा रहा हूँ, 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। सम टाइम टीचर क्या करते हैं, अपने लेवल को बच्चे के लेवल पर ले आते हैं, एक ये स्टाइल काम करने का, ये ठीक नहीं है।
मेंटोर का काम क्या है? आपके लेवल को उठाकर अपने लेवल पे लाऊं। आप इसलिए क्लास में आए हुए हैं, यानी आप प्रमोट होने के लिए आए हैं, ना कि मुझे अपने लेवल पे डिमोट करके लेकर आने के लिए आए हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। ये वो मसलक का इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय का ये वो बुनियादी फ़र्क है जिसको हम यहाँ करने लगे हैं। हम आपको लॉ पढ़ना सिखाएंगे। अल्लाह ने चाहा, किसी दावे के लिए नहीं ये बात कह रहे, लॉ आपकी ज़िंदगी की हॉबी बन जाएगा। लॉ इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है कि ये पोइट्री की तरह आपको हैबिट डेवलप कर देता है। लेकिन अगर इसको पढ़ना सीखा जाए और अगर इसको सिर्फ रटे लगाना सिखाया जाए और वो सलाहियत ही बच्चे में ना पैदा की जाए, काट दिया जाए, जैसे हमने अपने रिलीजन के साथ किया। हमारे रिलीजियस लोगों ने ये काम किया आज से 200-300 साल पहले हमारे खित्ते में। और कहा देखो यार, कुरान पाक जो है ना, ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब हर आदमी थोड़े समझ सकता है। हम बैठकर मस्जिदों में बैठ जाएंगे, हम इस किताब को समझेंगे, आप बाहर जाएं, आप दुनिया का काम करें। ये हमारे खित्ते में ऐसा हुआ कि हमने ज्यूम करवा दिया 22 करोड़ अवाम को अपने उसमें मुल्क में कि यार आपको कुरान समझ नहीं आना। इसके लिए एक स्पेशल करैक्टर क्रिएट कर लिया मौलवी साहब का, वो कुरान समझेंगे और हमारे जिम्मे दुनिया में फिरना है खाली। नहीं, कुरान तो शुरू ही यहाँ से हो रहा है, करे यार सबसे आसान किताब है, मैंने लिए तुम्हारे लिए आसान कर दिया। कुरान तो एक वो ख़त है, एक वो लेटर है, एक वो मैसेज है, एक वो व्हाट्सएप मैसेज आया आपके नाम अल्लाह की तरफ से। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक शख्स मुझे मैसेज भेज रहा है और वो उस लैंग्वेज में ना हो जो मुझे आती है, और वो उसकी लैंग्वेज वो कि जो जाहिद कभी समझ ना सकता हो। या मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेज रहा हूँ और मैसेज मैं पर्शियन में भेज रहा हूँ या फ्रेंच में भेज रहा हूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मुखातिब बच्चे या उर्दू समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, तो मैं इनमें से ही किसी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा क्रिएटर हमारे से उस लैंग्वेज में बात कर रहा है जो हमें समझ नहीं आ सकती। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ऐसा ही किरदार अनफॉर्चुनेटली हम लॉ में क्रिएट करते जा रहे हैं। ऐसा ही किरदार हम लॉ में क्रिएट करते जा रहे हैं कि नहीं आपको लॉ समझ नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ सकते, आप मेरे पीछे पीछे चले, बस जो मैं समझा रहा हूँ वो करते जाएं। नहीं, आप किस क्लास में लेने के आए हैं भाई? मैंने किस चीज़ के पैसे लिए आपसे? इसी चीज़ के तो पैसे लिए कि आपको लॉ पढ़ना सिखा दूंगा। आप लॉ सारी ज़िंदगी मेरी आंखों से नहीं देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। जैसे हमें मज़हब की समझ नहीं आती, हमें मुल्ला की नज़र से देखना पड़ रहा है कि मौलवी साहब बताएंगे जी। नहीं, मौलवी साहब क्यों बताएंगे? आपके नाम खाता है, आपके नाम पैगाम है, आपको पढ़ना आना। हाँ, जैसे हर शोबे के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ऐसे हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर कहीं रिलीजियस लोग चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा रिलीजियस लोग नहीं चाहिए, किसी इंटेलेक्चुअल लेवल पे चाहिए। मेरी रोज़ाना की ज़िंदगी में जो दीन है वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बराह रास्त बता रखा है, वो मुझे बराह रास्त पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ये लॉ हमें बराह रास्त पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? चंद छोटी छोटी सी बातें जो शायद हम 1-1.5 लेक्चर में वो सब कवर कर चुके होंगे, और इंशाल्लाह फिर आप लॉ के फ्लेवर को एंजॉय करेंगे कि अच्छा हाँ यार सर, बाद दफ़ा आप मुझे ही पकड़ लेंगे क्लास में कि सर ये क्या, ये आपने इंटरप्रिटेशन कैसे कर दी, इसकी तो ये बनती नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब आपको भी लॉ पढ़ना आ रहा होगा। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चल रहे होंगे। तो हमें समझ आ गई जी सेक्शंस का क्या रोल है, शेड्यूल का क्या रोल है, रूल्स का क्या रोल है। सेक्शन तकरीबन 241-42 सेक्शन हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, लेकिन हमारे थोड़े से हैं। सेक्शन 1 आम तौर पर जिस भी लॉ का, जैसे अभी मैंने आइन की बात की, हर कानून में पहला सेक्शन आकर 2-3 छोटे छोटे से काम करता है। सबसे पहले तो उस लॉ का नाम रख देता है, शॉर्ट टाइटल। क्या मतलब? जैसे भी हमने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सेक्शन 1 ने उसका ये नाम रखा है। आपके पेरेंट्स ने आपका एक नाम रखा, नादरा के बे फॉर्म में उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। अब आइंदा जिंदगी में आपको वैसे ही पुकारा जा रहा है, वैसे ही बुलाया जा रहा है, ठीक है ना? फिर आ गया जी सेक्शन 2,
बस सेक्शन 2, अच्छा नहीं 2-3 काम करें। सेक्शन 1 उसका नाम रखेगा, एक्सटेंड बताएगा। एक्सटेंड का मतलब है कहां कहां अप्लाई होगा, यानी मुल्क पाकिस्तान में चारों सूबों में अप्लाई होगा या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई होगा, कहां कहां अप्लाई होगा। जैसे थाने की हुदूद के बोर्ड लगे होते हैं ना, ये उस कानून की हुदूद के डिफाइन करता है कि पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा, नहीं अप्लाई होगा, कहां अप्लाई होगा, ये बता देगा। फिर कब से अप्लाई होगा, मतलब 2001 में जब ये लॉ बना होगा तो बताया जाएगा ना ये लॉ कब से अप्लाई होगा। बाद दफ़ा लिखा होता है, नॉर्मली ऐसे ही लिखा होता है इमीडिएटली अप्लाई होगा, अभी से अप्लाई होगा, फौरी। और बाद दफ़ा कोई डेट दे दी जाती है कि जी ये कानून हमने बनाया है लेकिन 1 जुलाई से अप्लाई होगा, 31 दिसंबर से अप्लाई होगा, 1 जनवरी से अप्लाई होगा, कमिटमेंट। ये 3 काम सेक्शन 1, हर कानून का सेक्शन 1 यही काम करता है। चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कंपनीज लॉ हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोई भी दुनिया में कानून बनेगा उसका पैटर्न यही है। सेक्शन 1 3 काम करेगा। क्या करेगा? नाम रखेगा, शॉर्ट टाइटल देगा। नंबर 2 एक्सटेंड बताएगा, यानी उसकी जुरिस्डिक्शन बताएगा, कहां कहां अप्लाई होगा और कब से अप्लाई होगा। ठीक होगी बात। उसके बाद एक अहम तरीन बात सेक्शन 2 में आ रही होगी। सेक्शन 2 क्या करेगा? डेफिनेशंस देगा। अब यहां हमने समझना है किस, यहां से हमारे सिलेबस का आगाज होने जा रहा है, किस चीज की डेफिनेशन देगा। लाइक अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त बात करें तो हमारा कानून इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हमारा आईन पाकिस्तान इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बात, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। अच्छा, अब क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग सारे कवानीन इंग्लिश में हैं, और एक सेइंग हमने सुन रखी है, लॉ इज़ ब्लाइंड। इसके कई मीनिंग हैं। इसका एक मीनिंग ये भी है कि यार लॉ जो हम लिख देंगे ना, तो जो लिख देंगे बस वो लॉ है, इसके पीछे इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, बल्कि लॉ अल्फाज से जुड़ी हुई एक चीज़ है, उन अल्फाज का जो मीनिंग बनता है बस आज के बाद वो मीनिंग है, ख़त्म हो गई बात, जब तक आप इन कवानीन को चेंज ना कर लें। अब आपको पता है इंग्लिश में एक एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग है, तो अब उसूल क्या है? जब हमने इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा तो जो अमूमन इंग्लिश के मीनिंग है इसका वही मतलब है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 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 यार, टेक्स्ट में हमारा ये मीनिंग नहीं है, हमारा मतलब तो ये है। तो लॉ क्या करेगा? उसको सेक्शन 2 में लाके उस चीज़ को डिफाइन कर लिया करेगा। मसलन आम तौर पर अभी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। रेजिडेंट का क्या मतलब होता है? रिहायशी। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? तो बताएंगे मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। या हो सकता है अगर हम सबको बताओ कि यार हम पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, और कहता है यार सर ये नहीं पूछ रहे होंगे, तो फिर हो सकता है आप अपना इलाका बोल रहे हो। अच्छा, फिर हम समझते हैं नहीं नहीं हम सब लाहौर में ही रह रहे हैं, आप सबको पता है कि हम लाहौर में ही रह रहे हैं। कहते यार आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? अब आप क्या बोलोगे? मोहल्ला बोलोगे, सोसाइटी बोलोगे, DHA हूँ। रेजिडेंट का मीनिंग फ़ौरन हमारे जहन में खुद ब खुद प्रोसेसिंग डिफरेंट हो रही है। लेकिन लॉ तो ऐसे नहीं चल सकता। लॉ कहता है यार रेजिडेंट का मेरा मतलब ये नहीं था। कहते अच्छा आपका कोई और मतलब था? कहता आप मेहरबानी करके सेक्शन 2 में हमें बता दें आपका मतलब क्या है। इसका मतलब है सेक्शन 2 वो जगह है जहां हम अगर अल्फाज का मीनिंग आम जिंदगी से हटकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां लिख दें, और अगर यहां नहीं लिखा हुआ तो फिर लॉ उसका मीनिंग आम जिंदगी वाला लेगा। जो इंग्लिश की डिक्शनरी में उस लफ्ज़ का मीनिंग है, जो उस कल्चर में उस लफ्ज़ का मीनिंग है, फिर वो लिया जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं नहीं मेरा मतलब तो ये था। अगर आपका मतलब यानी लेजिस्लेटर का मतलब, कानून बनाने वाले का मतलब कुछ और है तो यहां लाकर लिख दें। मसलन उसने लिखा कि यार रेजिडेंट का मेरा मतलब वो शख्स है जो 183 डेज पाकिस्तान में गुजारे।
तो फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। वो डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे? सेक्शन 2 में लाकर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात जी? तो हमें पता चला सेक्शंस क्या हैं, हमें पता चला पहला सेक्शन क्या काम करता है और दूसरा सेक्शन क्या काम करता है। दूसरा सेक्शन उन अल्फाज को पिक करता है जिनके मीनिंग लॉ में हम आम जिंदगी से हटकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और अगर तो आम जिंदगी वाला मतलब है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात जी? अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, वो कहते हैं जब हम किसी सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हुआ करेगा। वो कह रहा है एक तो नंबर हुआ करेगा 1 2 3 4 5, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। एक हेडिंग होगी, हेडिंग लिखी होगी, लेकिन एक बड़ी मजे की बात लिखी है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉ। बस सेक्शन 1 इनकम, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूं, कोई एक सेक्शन एक्स लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बोल्ड करके हेडिंग के शक्ल में। वो कह रहा है ये जो लिखा हुआ है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द लॉ। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, अ हेडिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ, इट्स वर्ड्स। असल ये कानून है, ये जो वर्ड्स हैं यहां से इंटरप्रिटेशन करनी है, यहां से हमने समझना है कि क्या है। बात समझ आ रही है ना? A section's word may be divided into 2 or more subsections। बाद दफ़ा एक से ज़्यादा बातें एक ही जगह करनी है तो सेक्शन के क्या बना देते हैं? सब सेक्शन बना देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमने अल्फाज बनाने हैं, डेफिनेशन की करनी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि यार डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन कहाँ लिखी होंगी? डेफिनेशन कहाँ लिखी होंगी? सेक्शन 2 में लिखी होंगी। The purpose of defining a word or phrase in any law is usually to give it a meaning which differ from its ordinary, everyday, current meaning। सेक्शन 2 में कोई लफ्ज आया तो पक्की बात है कि हम उसका करंट मीनिंग कुछ और लेना चाह रहे हैं, वरना तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वरना तो कायनात के सारे अल्फाज पहले सेक्शन 2 में हम डिफाइन करते नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर हमारा मीनिंग करंट मीनिंग से चेंज है तो सेक्शन 2 में लाके डिफाइन कर लिया करेंगे। जैसे रेजिडेंट का मीनिंग नॉर्मल से हट रहे थे तो हम सेक्शन 2 में लाके डिफाइन कर लिया करेंगे, विच डिफर फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी, एवरीडे, करंट मीनिंग। और क्यों ऐसा करने लगे? बाज दफा हम जो एवरीडे का मीनिंग है उसमें कोई बात ऐड करना चाहते हैं कि यार अच्छा, आम तौर पर आप इसका ये मतलब तो लेते ही हैं, लेकिन यार जब हम बात कर रहे हैं ना तो इसमें ये चीज भी शामिल है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यार आम क्लास का मीनिंग क्या है कि आप मेरे पास आए हैं, इस 1 घंटे की ये सर्विसेज कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं यार, इसमें शामिल कर लें, मैं रोज़ाना शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक आपके साथ व्हाट्सएप पर अवेलेबल होऊंगा। इंक्लूड कर दी मैंने कोई चीज़ उसमें। और बाज़ दफ़ा क्या होगा, आम मीनिंग कुछ था, हमने कहा ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये चीज़ बीच में शामिल नहीं है। जैसे मैं अभी आपको एक बात कहने लगा कि उस 6:30 से 7:30 बजे में आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सेंड करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करने लगते हैं तो बाद दफ़ा डेफिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड कर देना, और बाद दफ़ा मतलब होता है कोई चीज़ निकाल देना, और बाद दफ़ा मतलब होता है कि नहीं, पहले इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम खुद से ही एक मीनिंग असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है डेफिनेशन जब हम बनाते हैं तो 3 तरह की डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कैसे पता चलती है? ये डेफिनेशन का आगाज हो रहा होता है बिगिन विद मीन्स, लफ्ज मीन्स लिखा होता है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स दैट ऑल आइटम आर लिस्टेड एंड नन इज लेफ्ट फॉर, कि यार जो कुछ कहना था ना मैंने यहां लिख दिया, कंप्लीट लिस्ट है,
अब आपने नहीं सोचना कि इसमें ये आएगा नहीं आएगा, बस जो यहां लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं है इसका मीनिंग। इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। वेयर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बिगिंस विद मीन्स इट इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। क्या आज के बाद इसके बाकी मीनिंग खत्म हो गए हैं, बस जो यहां लिखा है वही रह गया है। कहते यार यहां सारी बातें लिखी हैं, कहते हाँ यहां सारी बातें लिखी हैं। मसलन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सेक्शन, ये यहां से मैं समझाता भी हूं। ये क्या है? नंबर। अभी हमने कहा था सेक्शन कैसे चलता है, नंबर। ये क्या है? हेडिंग। ये क्या है? सब सेक्शन। अभी पढ़ रहे थे ना हम कि सेक्शन कैसे चलते हैं। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट exempt फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये सेक्शन ये बताना चाह रहा है, ये मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, आगे जाके हमने इसे पढ़ना है दोबारा से। वो कह रहा है जब कोई आदमी रेंट लेगा ना तो ये रेंट कहां जाएगा? इनकम में जाएगा, इस पे टैक्स लगेगा। अब पता चला यार लफ्ज रेंट का क्या मीनिंग है। अब हमने देखना है रेंट का वही आम मीनिंग है जो मैं आप जिंदगी में सोच रहे हैं, या इनकम टैक्स वाला कोई खास मीनिंग ले रहा है। तो मैं सेक्शन 2 में जाके देखूंगा यहां रेंट के बारे में कुछ लिखा है। अगर लिखा है तो खास मीनिंग ले रहा है, नहीं लिखा तो रेंट का वही मीनिंग है जो मेरे दिलो दिमाग में है। या इंग्लिश की डिक्शनरी उठा लूं, गूगल कर लूं। तो जब मैं पहुंचा सेक्शन में तो वहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 रेंट मीन्स। ये बता रहा हूं आपको कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की डेफिनेशन लफ्ज़ मीन से शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बस रेंट का सिर्फ ये मतलब बच गया है। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। पढ़ना मकसद नहीं है। अच्छा आप देखें आम जिंदगी में तो हम रेंट पर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। हम रेंट अ कार भी लेते हैं, हम जनरेटर भी रेंट पे ले लेते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा हो तो हम क्रॉकरी भी रेंट पर ही ले आते हैं। जो बच्चे गेमिंग जोन में जाते हैं आप क्या करते हैं? गेमिंग जोन के इक्विपमेंट थोड़ी देर के लिए रेंट पर ले लेते हैं, ठीक है ना। हर वो चीज़ जो किराए पर हम मंगा लेते हैं, क्या उन सबके किराए की बात हो रही है? नो। वो कह रहा है मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय ऑनर ऑफ लैंड। वो कह रहा है भाई मैं सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा हूं आपसे। ऐसे लॉ क्या करता है? अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता है। तो मैं क्या कह रहूंगा कि ये कौन सी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। लॉ ने रेंट का मीनिंग अपना डिजाइन कर लिया, ठीक है ना। रेंट का वो मीनिंग नहीं रहा लॉ में कि जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। नो, डिक्शनरी की वैल्यू खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, इसी तरह लिखा हुआ इनकम ऑफ, ये एग्जाम्पल के लिए ये इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। अब माइनर चाइल्ड हम किसे कहते हैं? अब आम जिंदगी में बच्चा किसे कहते हैं? 8, 9, 10 साल, फिर 11, 12 साल के बाद तो माशरा क्या कहना है यार अब तुम बच्चे थोड़े हो, ठीक है ना। लेकिन लॉ बच्चा किसे कह रहा है? लॉ कह रहा है माइनर चाइल्ड मीन्स, इसका मतलब है अब अपनी डेफिनेशन देने जा रहा है। माइनर चाइल्ड मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एट द एंड ऑफ ए टैक्स ईयर। माशरे में तो माइनर हम किसी और को कहते हैं, लेकिन लॉ ने अपना मीनिंग लेना था तो उसने सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में जाकर डिफाइन कर दिया कि नहीं नहीं भाई मेरा माइनर से ये मुराद है। ऐसे हमें जरा लॉ के साथ थोड़ी सी क्या लगानी है, दोस्ती लगानी है एक दफा। और ये कोई बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। आइंदा जब मैं कहूंगा ना आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो मीन्स के साथ आ रहा है, आप बीच में से ये वाला मतलब कहां से निकाल रहे हैं, ये तो यहां नहीं लिखा हुआ। बात समझ आ रही है ना, ये मीनिंग तो यहां नहीं लिखा हुआ।
अच्छा, फिर बाद दफ़ा एक लॉ से दूसरे लॉ का भी इख्तलाफ आ जाता है। मतलब आपने से बिजनेस लॉ, जिन बच्चों ने बी लॉ पढ़ लिया या बी लॉ पढ़ेंगे, वहाँ माइनर का मतलब खाली ये नहीं है, वो लॉ अपनी डेफिनेशन देगा। वेरी गुड, शाबाश। वो 18 साल की बात भी करेगा, 21 साल की बात भी करेगा। इनकम टैक्स वाला 21 साल की कोई बात नहीं कर रहा। ये कहता है 18 साल तक एक आदमी माइनर है, 18 के बाद वो क्या हो गया है, मेजर हो गया। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 और तरह डिफाइन कर लेगा। यानी सेक्शन 2 वो प्लेस है जहां वो लॉ अल्फाज को अगर उसने कोई अपने मीनिंग देने हैं तो उसमें ले जाएगा, और यहां से वो 2 तरह की डेफिनेशन बनाएगा। एक के ऊपर हमने आज गुफ्तगू की है, मीन्स से आगाज होने वाली डेफिनेशन। अब इसके बाद इस डेफिनेशन का कोई और मतलब नहीं है, बस खत्म होगी, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इनकम टैक्स लॉ में माइनर का मतलब है एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एट द एंड ऑफ ए टैक्स ईयर। अब एक सवाल पैदा होगा, सर ये टैक्स ईयर क्या होता है? इसका मतलब है इसकी भी कोई डेफिनेशन आएगी, तो हम कल आएंगे तो इसके ऊपर बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि हम सब लोगों ने इस चीज़ का अहद करना है कि हम अब से ऑनवर्ड एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में आएंगे। हम इस सब्जेक्ट से दोस्ती लगाने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, रटा लगाने के लिए नहीं आए। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ हमारी हैबिट में डेवलप हो जाती है। आप में से वो तमाम बच्चे जो ड्राइविंग जानते हैं, तो हमने ड्राइविंग को रटा नहीं लगाया हुआ, उसको करना सीख लिया, ड्राइव करना सीख लिया। और जब आप कोई काम सीख लेते हैं फिर वो खुद ही होना शुरू हो जाता है। कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, ये तमाम स्लाइड मिल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम ने आज वो एक भेजा नहीं है, एक QR कोड आना था, उससे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेना था। मैं कल लेता हुआ क्लास में आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। और ये स्लाइड ऊपर अवेलेबल भी होंगी फ़ोटोकॉपी शॉप के ऊपर, वहाँ से जो बच्चे लेना चाहते हैं ले लें, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बुक की बात है, आप किसी भी किताब को बुनियाद बना सकते हैं। वैसे तो सिर्फ़ और सिर्फ इन स्लाइड को लेकर चलेंगे तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, 100% कंप्लीट नोट्स हैं। लेकिन आप इसके साथ ICAP की किताब लेना चाहें, नथिंग लाइक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी किताब लेना चाहें आप उसे क्लास में लाएं, उसमें उससे पढ़ें, उसके साथ अटैच हो जाएं। क्योंकि कल के लेक्चर में हम यहाँ पहुँचेंगे कि यार लॉ के अंदर अगर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, फुल स्टॉप, दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ लॉ। उस फुल स्टॉप को रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर एक कानून में एक फुल स्टॉप लग गया, गलती से गलत जगह लग गया, नज़र आ रहा है कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं बनता, तो इसका ये तरीका नहीं है कि यार पब्लिशर को कहें ये फुल स्टॉप यहाँ से रिमूव कर दे। नहीं, ऐसे नहीं है। इसके लिए पूरा लॉ का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। असम्बली में बिल जाएगा, नेशनल असम्बली उसे पास करेगी, फिर सेनेट उसे पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करेगा, तो फुल स्टॉप रिमूव होगा। तो अगर फुल स्टॉप नहीं रिमूव हो सकता तो जाहिद कवि अपने नोट्स में क्या करेगा? कोई भी XYZ टीचर अपने नोट्स में क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। वही बातें लिखी हुई हैं ऑब्वियसली, वहां तो यार एक फुल स्टॉप नहीं रिमूव हो सकता। तो इसलिए कोई भी किताब आप यूज कर रहे होंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे।